हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, निमी हर साल अपनी एक पीडीएफ जारी करता है और उसी पीडीएफ से क्या पूछता है भैया, क्वेश्चन पूछता है ना। ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो है आपको कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, मैं डे बाय डे आपको एक क्वेश्चन पेपर सेट करा रहा हूँ और ये जो है निमी का सेट नंबर 2 है। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा निमी का पीडीएफ का सेट नंबर 2 है, जो कि उसने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पेपर हमें पूछा था, वो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आपने सेट नंबर 1 को नहीं देखा है तो आप कैसे देख पाएंगे? आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां से जाकर आप जरूर उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया है मैं आपको 3 सेट पेपर कराऊंगा, सेट पेपर 1, सेट पेपर 2 और सेट पेपर 3। और ये पीडीएफ किसकी है भैया? निमी की है ना। निमी के जो नए पीडीएफ, नए क्वेश्चन, नए पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है निमी, है ना, उसकी मैं पीडीएफ आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं। और निमी ने हमें जो है 3 क्वेश्चन पेपर का सेट दिया है, तो तीनों क्वेश्चन पेपर को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो आपको करना क्या है, इन तीनों सेट पेपर को जरूर देखना है अपने एग्जाम से पहले, और आप खुद ही पता कर पाएंगे कि हाँ, ये पीडीएफ आपके लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। निमी अपनी पीडीएफ देता ही क्यों है ना? कभी आपने सोचा निमी हमें जो है पीडीएफ प्रोवाइड क्यों कराता है? तो वो इसलिए कराता है जिससे कि स्टूडेंट को हेल्प हो जाए, वो इसी पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ लें और इनमें से ही क्वेश्चन हम पूछ लेंगे और स्टूडेंट्स पास कर जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बुक से पढ़ते हैं, है ना, कहीं कहीं अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पीडीएफ जो आपको निमी ने दी है ना, सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। और ये जो है किसकी पीडीएफ है, तो आप वाटर मार्क भी देख रहे हैं भैया, इसका जो क्रेडिट है वो निमी को जाता है ना। और निमी की पीडीएफ ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना। एक्सप्लेन करूंगा सारे एक क्वेश्चन को, कोई भी आपका क्वेश्चन दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, है ना, सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो देख पा रहे होंगे, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ना। पहला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यूजी केबलों में, है ना, खराबी का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। आपने देखा होगा यूजी केबल में क्या आ जाती है, खराबी आ जाती है, तो हम उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? क्या हम लूप टेस्ट करते हैं, बाह्य ग्रोलर टेस्ट करते हैं, या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट करते हैं, या फिर इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने जो पूरी साल पढ़ा है, और इसका आप राइट आंसर न बताएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए फोड़ रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक तरीके से आप फोड़ रहे हो, इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ना है ना। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लूप टेस्ट। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को, जो आपका क्या लिखा है यहाँ पर, 7/1.40 ये लिखा है आपका, कह रहा है इसके रूप में नामांकित किया गया है, तो 1.40 क्या है ना, इसकी बात कर रहा है। ये क्या है, और ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी बताया है, और प्लस एमसीक्यू वाली क्लास में भी बताया है, और आज मैं आपको सेट वाली क्लास में भी बता रहा हूँ। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या होता है, कंडक्टर का व्यास होता है। क्या होता है, कंडक्टर का व्यास होता है। अब मान लीजिए, है ना, मान लीजिए आपसे ये ना पूछ करके ये पूछ ले, भैया ये 7 क्या है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर ये क्या है, तारों की संख्या है, तारों की पिच है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, ये पिच होती है, ये व्यास होता है, ये संख्या होती है तारों की, और ये व्यास होता है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी फोड़ रहे हैं बिल्कुल खतरनाक तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 90 वर्ग मिलीमीटर, और आपसे कह रहा है 7 के बेस में कितना दिया है, 1.2 कोर। यूजी केबल के न्यूट्रल कोर का आकार आपको बताना है कितना होगा, है ना, कितना होगा। तो इसे भी आप देखकर बता पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे होंगे, बिल्कुल सही। अब देखिए, इसका बिल्कुल डीप में तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी क्वेश्चन सेट वाली क्लास है। इसमें आपको क्या करना है, जो मैं आपको 75 क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें से आपको मैक्स टू मैक्स सही करना है ना। ये आपका ऐसा है नहीं कि भाई डीपली क्लास चल रही है, यहाँ पर हम बिल्कुल डीप में जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर समझते हुए चलेंगे, जहाँ एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा वहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना, जहाँ पॉसिबल होगा। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, 50 स्क्वायर मिलीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या कह रहा है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे कह रहा है, चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। ये आपके लिए एक उपकरण दे दिया है, कह रहा है कि इसका नाम बता दीजिए, इसका नाम क्या होता है। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने इस उपकरण को नहीं देखा होगा। क्लियर कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अब देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं 100% करेक्ट आंसर है। क्रिम्पिंग टूल है। ये क्या है,
क्रिम्पिंग टूल है। अगर आपको याद नहीं है तो इसकी शक्ल याद रख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 101% आएगा तो आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपसे कह रहा है उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स यहाँ पर बताएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर बात करेगा उच्च तन्य शक्ति के, है ना, जो कह रहा है क्या, हाई टेंशन स्ट्रेंथ की बात कर रहा है ना, हाई टेंशन की बात करेगा और ओवरहेड लाइनों से किसी प्रकार का आपको जोड़ लगाना है, तो आप कौन सा जोड़ लगाएंगे भैया, तो आप लगाएंगे वेस्टर्न यूनियन जोड़। बिल्कुल सही, वेस्टर्न यूनियन जोड़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका मैंने सेट नंबर 1 में भी कराया था, जो कि आपसे कह रहा है विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है ना, विद्युत की जो मात्रा होती है उसकी इकाई क्या है। और ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कैसा भैया, बेसिक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं बता रहे हो ना, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आपने पढ़ाई की ही नहीं है ना, आपने पढ़ाई की ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। और जो आवेश का जो मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा होती है, हम आवेश में मापते हैं, कूलाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसने नहीं लगाया भैया, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको, है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई शोल्डरिंग विधि का नाम बताइए। ये शोल्डरिंग विधि कौन सी है, तो कई बार मैंने आपको बताया है, ये कौन सी है भैया, ये आपको गन जैसी लग रही है ना, क्या है, बंदूक है, क्या है, बंदूक की तरह लग रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी, गन वाली शोल्डरिंग हो जाएगी, और गन वाला आपका ऑप्शन होगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, शोल्डरिंग गन, क्या कह रहा है, शोल्डरिंग गन, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है, कह रहा है चित्र में दर्शाई गई सोल्डरिंग विधि का नाम बताइए। मैंने आपको बताया यहाँ पर इस तरह से, अगर आपको आयरन दिखता है, सोल्डरिंग आयरन दिखता है, जो कि क्या है, तापमान नियंत्रक सोल्डरिंग है। कौन सी है भैया, तापमान नियंत्रक सोल्डरिंग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं अच्छा है। अगर जिसे याद नहीं है ना, तो वो क्या करेगा भैया, वो इस वाले शकल को याद रख लेगा, है ना, इस डायग्राम को याद रखेगा, क्योंकि भैया ये आपका पूछा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको क्या किया था, प्रीवियस ईयर्स में ना, जो सेट नंबर 1 की क्लास थी, वहां पर मैंने आपको बोला था इसका आंसर कमेंट करेंगे। लेकिन मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट देखे हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्या है, ये गलत आंसर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भैया बेसिक क्वेश्चन है ना, अगर आप इसमें गलती करेंगे तो कैसे ही काम चलेगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये आपको गलत नहीं करना है, जो कि बेसिक क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है, तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तांबे के, है ना, कॉपर की बात कर रहा है। एंड ये आप जानते हो कि कॉपर का कितना होता है भैया, एंड जो इसमें तीसरे कोष की बात कर रहा है, यानी तीसरे शेल की बात कर रहा है, तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा भैया, 18 हो जाएगा। तो 8 18 18 32, ये आपने पढ़ा तो है रूल, तो इसी के हिसाब से आप लगाएंगे, है ना, इसी के हिसाब से आप लगाएंगे तो आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया विद्युत मात्रा की जो क्यू का सूत्र बताइए। अब बताइए, यहाँ पर क्यू का सूत्र पूछ रहा है, इतना आसान अगर क्वेश्चन पूछेगा ही तो स्टूडेंट तो भाई मौज हो जाएगी उनकी, है ना। तो इसीलिए कहता हूँ ITI का एग्जाम ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, बाकी आप इसे ईजिली पास करते हो। पास तो क्या, आप अच्छी रैंक बना सकते हो, इसमें अच्छी परसेंटेज गेन कर सकते हो, है ना। तो ये कौन नहीं जानता भैया, क्यू बराबर IT होता है, क्या होता है, क्यू बराबर IT होता है। और आई क्या होता है भैया, करंट होता है, टी क्या होता है, टाइम होता है, तो करंट इंटू टाइम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, जो कि आपसे कह रहा है डीसी सर्किट में शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र बताइए। अब बताओ, यहाँ पर इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, डीसी और एसी दोनों का आपको याद रखना है। एसी में आपका क्या आ जाता है, cos फाई आ जाता है, लेकिन जो आपका डीसी है ना, डीसी में क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर वी आई होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, पी बराबर वी आई, है ना, P बराबर वी आई। और V आपका क्या है, वोल्टेज है, I आपका क्या, करंट है। तो करंट और वोल्टेज का कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं एकदम खतरनाक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जो कि आपका है ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का लाभ क्या है, ये आपको बताना है ना। ठोस चालक हमारे पास है, तंतु चालक हमारे पास है, कह रहा है लाभ क्या है तंतु चालक का, है ना।
तो भैया इसका लाभ क्या होता है, मैंने आपको बताया है, ये आपका क्या है, मोर फ्लेक्सिबल होता है ना, यानी अधिक लचीला होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है तंतु चालक ना बोलकर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर्स में क्या पूछा है, तंतु चालक ना बोलकर क्या बोला है, जो वायर लपेट देते हैं ना, क्या कहते हैं, गुच्छा, है ना, गुच्छा भी बोल सकता है ना, या फिर इसका दूसरा वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। आपसे जो है तंतु की जगह पर दूसरा वर्ड बोल सकता है कि वायर को गोंद कर, है ना, इस तरह से आपको बोल सकता है, गुच्छा बना हुआ है ना, तो उसे क्या कहते हैं, यानी एक के वायर के ऊपर दूसरा वायर इस तरह से लपेटा हुआ आपने देखा होगा ना, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल वायर कहते हैं। आप जानते हो इतनी बात, है ना। तो आंसर आपका यही सही होगा। स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, वो गलत आंसर लगा देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी बोले, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो कि कह रहा है क्रिम्पिंग टर्मिनल का लाभ क्या है ना, जो क्रिम्पिंग टर्मिनेशन होता है ना, इसका लाभ क्या है, ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए क्रिम्पिंग टूल का हम इस्तेमाल करते क्यों हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्रिम्पिंग टूल का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो जो ढीले संयोजन है वो ना हो, है ना, इसलिए आप करते हो। जैसे कि संयोजन आपके ढीले ना हो, जो कनेक्शन आप कर रहे हो वो लूज ना हो, इसलिए आप करते हो ना। तो अवॉइड लूज कनेक्शन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आ जाएगा। ढीले कनेक्शन से बचने के लिए हम क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर जो क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, ये आप याद रखेंगे, जो कि मैंने आपको अभी अभी इसका शक्ल दिखाई थी, कौन सा टूल होता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भूमिगत केबल, जो कि यूजी केबल कहते हैं इसे, अंडरग्राउंड केबल, है ना। कह रहा है कि यूजी केबल को कौन सा जो धातु है आवरण को जंग से बचाता है, यानी जो भूमिगत केबल है इसका कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाने का कार्य करता है। और ये मैंने आपको बताया था सिम्बास ट्रिक, है ना, सिम्बास टेक्निक से बताया था। तो बिल्कुल यहाँ पर बेडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको कई बार बता रखा है। इसमें तो डाउट क्लियर होना ही नहीं चाहिए, है ना, इसमें तो डाउट आपका क्रिएट होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूज डिस्पोल्डरिंग मेथड। अब यहाँ पर जो है हिंदी में बताते हैं, क्योंकि इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स के। देखिए कह रहा है कि डीप सोल्डरिंग, है ना, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है ना, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग कहाँ है। तो देखिए डीप सोल्डरिंग का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो आप अच्छे से जानते हो, जो पीसीबी सर्किट होते हैं ना, आपने देखा होगा कभी कभी आप जो है चार्जर की प्लेट जो होती है ना, उसे निकाल कर देखिएगा, हरे कलर की होती है, और पीछे आप देखेंगे तो सोल्डरिंग करी रहती है। तो उसको प्लेट को हम क्या कहते हैं, पीसीबी प्लेट कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, याद रखिएगा। तो हमसे कह रहा है डीप सोल्डरिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो भैया याद रखेंगे पीसीबी क्रिएट करने में, है ना, पीसीबी के छोटे छोटे घटकों को सोल्डरिंग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डीप सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जो कि बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है ना, इनमें से कौन सा चालक अर्धचालक पदार्थ है ना, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, जो कि आप जानते हो भैया जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है भैया, ये आपके लिए एक चित्र दे रखा है, कह रहा है कि माइक्रोमीटर का पाठ्यांक बताइए, है ना, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक बताइए। ये आपका क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये आपका माइक्रोमीटर है, और कुछ इस तरह से आपको ये दिखता है। तो कह रहा है इसका पाठ्यांक क्या है, इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, ये आपको बताना है। तो इसकी रीडिंग देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें क्या लगता है, ये देखिए ये लाइन क्या है, 5 पर आ रही है, तो 5 लगा के आ जाते हैं, जो कि 100% गलत आंसर है ना। आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा भैया, याद रखेंगे जो आपका माइक्रोमीटर है ना, जो आपका माइक्रोमीटर है, इसका राइट आंसर आपका 4.55 mm होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। क्लियर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4.55 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स करते क्या है, इसे देखते हैं, लेकिन इसे तो हमें देखना ही नहीं है, हमें देखना है इन वाले डिजिट्स को, है ना। अब देखिए 4 पर है आपकी, और 4 से थोड़ी सी आगे है ना, यहाँ पर आप देख पाएंगे थोड़ी सी आगे, तो ये आपका 4.55 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने ऑप्शन नंबर सी आपको बता दिया। और आपको ये ऑप्शन नंबर सी ही लगा कर आना है, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि गलती मत करिएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। अब भाई आप खुद ही बताइए, कंडक्टर का आपको आकार मापना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आप स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल करेंगे, SWG जिसे बोला जाता है ना, SWG,
स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका ही तो इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं बताने वाला। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है भैया भूमिगत केबलों में सर्विंग परत का क्या कार्य है। जो भूमिगत केबल होती है उसमें मैंने आपको सिम्बास टेक्निक बताई थी, काफी स्टूडेंट्स को पता होगा सिम्बास, है ना। तो ये मैंने आपको टेक्निक बताई थी, इससे आपको जो सभी पार्ट हैं वो याद हो जाएंगे यूजी केबल के। तो भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपको कई बार बताया जो आर्मरिंग है ना उसको वायुमंडल की स्थिति से बचाने का काम करता है कौन, सर्विंग। याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं खतरनाक, इसी तरह से आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर ओवरहेड लाइन की बात करेगा और कहेगा कंडक्टर की लंबाई बढ़ानी है मुझे, तो मुझे कौन से जोड़ का इस्तेमाल करना है भैया, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ना। तो ध्यान रखेंगे आपको आंसर कौन सा मान रहा है, वेस्टर्न यूनियन जोड़। ध्यान रखेंगे वेस्टर्न यूनियन जोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका राइट आंसर है। गलती आपको नहीं करना है। एरियल टैप जॉइंट मैंने आपको बता दिया, ब्रिटानिया टी जॉइंट मैंने आपको बता दिया, जहां से लाइन जा रही है वहां से लेना है, तो वो आपका ब्रिटानिया टी जॉइंट होता है। लेकिन अगर आपसे कहेगा ओवरहेड लाइन में हमें कंडक्टर की लंबाई बढ़ानी है तो हमें वेस्टर्न यूनियन जोड़ का इस्तेमाल करना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या होगा, है ना। अब देखिए सोल्डर हमारे पास क्या पिघला हुआ सोल्डर है, उसे आप बार बार पिघलाए जा रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे में जो है टिन की मात्रा कम हो जाएगी। किसकी मात्रा हो जाएगी कम, टिन की मात्रा कम हो जाएगी। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाउट रहता है कि वो लेड की मात्रा कम, ये वाला ऑप्शन लगाते हैं जो कि गलत है। ध्यान देंगे निमी इसे राइट मानता है तो आपको इसी को लगाना है, क्योंकि तभी आपको नंबर मिलेंगे, है ना, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो ध्यान रखेंगे अगर आप सोल्डर को बार बार पिघलाते रहते हो तो उसमें जो है टिन की मात्रा क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को सर्विसिंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। अब भाई आपने देखा होगा, है ना, आपके गांवों में शहरों में आप कहीं ना कहीं जो है जो इलेक्ट्रिकल की दुकानें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहां पर आप गए होंगे, है ना, कोई भी चीज लेकर संभलवाने के लिए, लैंप हो गया या फिर कोई डिश टीवी हो गया, कुछ भी हो गया ना, टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, तो आप संभलवाने गए होंगे। तो वहां पर जो है कह रहा है कि किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का वो लोग उपयोग करते हैं, है ना, ये पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान रखेंगे वो लोग क्या है, सोल्डरिंग गन का इस्तेमाल करते हैं। किसका, सोल्डरिंग गन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि आपसे कह रहा है वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है ना। अब वाहन की बॉडी को आपको क्या करना है, मरम्मत करना है ना, उसकी सोल्डरिंग करना है। तो किस सोल्डरिंग विधि का आप इस्तेमाल करेंगे ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है। तो काफी आसान है भैया, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, है ना, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग आपने देखा होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वेल्डर, है ना, वेल्डर जो गैस वेल्डिंग होता है ना, आपने देखा ही होगा। गैस वेल्डिंग अगर आपने देखा है तो आप समझ जाएंगे। उसमें होता क्या है, एक रॉड होती है और वो जो है एक मशीन होती है जो आग उगलती है ना, बहुत ही तेजी से आग उगलती है। तो उसमें होता क्या है, इस वाली रॉड को लेकर के जाते हैं, वो पिघल जाती है और वो जो है जो गाड़ी की बॉडी होती है वो मतलब वेल्डिंग करने के काम में आ जाती है। तो ये हमारा वेल्डर का एक एग्जाम्पल हो जाता है जो कि आपको सोल्डरिंग, जो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग होता है ना, इसे समझने में हेल्प करता है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग विधि कौन सी इस्तेमाल करते हैं, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है स्ट्रैंडेड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का नुकसान कौन सा है ना, ये आपको बताना है। स्टैंडर्ड जो आपका कंडक्टर होता है उसके तुलना में ठोस कंडक्टर का क्या जो है नुकसान है ना। लाभ नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, नुकसान पूछ रहा है। तो नुकसान क्या भैया, कम लचीला होगा। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया ना। अगर देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, आपसे क्या पूछा था, ठोस कंडक्टर की तुलना में स्टैंडर्ड कंडक्टर का क्या लाभ है, तो वो हमारा मोर फ्लेक्सिबल यानी अधिक लचीला हो जाएगा। लेकिन अगर बोल देगा इसको उल्टा, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर है उसकी तुलना में ठोस कंडक्टर कैसा होता है, तो भैया कम लचीला होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाता है ना, ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाता है जो सोल्डरिंग करते समय उपयोग में ना हो। हाँ, आपने एक बात देखा होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गए होंगे तो वहां पर क्या होता है भैया, इस तरह से एक
क्या होता है, स्प्रिंग टाइप होता है ना, उसमें क्या करते हैं, आयरन को फंसा देते हैं ना, रख देते हैं। ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, है ना, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोल्डरिंग आयरन का जब काम नहीं होता है तो हम उसे स्टैंड पर क्यों रख देते हैं। अब ये बच्चा भी बता देगा भाई, सोल्डरिंग आयरन क्या है, गर्म है, वहां पर आपका हाथ जल सकता है, आग लग सकती है, बहुत से काम हो सकते हैं, बहुत से नुकसान हो सकते हैं, है ना, तो इसलिए हम रखते हैं। कितना आसान और कितना लॉजिकल आप कह सकते हैं, क्वेश्चन इतना आसान है ना। तो देखिए, जलने और आग लगने से बचाता है, बिल्कुल यही तो इसका राइट आंसर होगा। अब आपने इसके स्प्रिंग पर रख दिए तो कोई नुकसान का डर ही नहीं है ना, आप जलेंगे भी नहीं और आपका जो है हाथ भी उस पर नहीं जाएगा और आग भी नहीं लगेगी, है ना। तो जलने और आग लगने से क्या करता है भैया, बचाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोल्डरिंग को कोल्ड सोल्डर का दोष क्या है ना। जो सोल्डरिंग होती है उसमें कोल्ड सोल्डरिंग का क्या दोष होता है, ये आपको बताना है। अब भाई, कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा, और ठंडा मतलब अपर्याप्त ताप, है ना, वहां पर सफिशियंट टेम्परेचर नहीं है ना, तो वहां पर क्या है, इनसफिशियंट हीटिंग है, क्या है, अपर्याप्त तापमान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट चले जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, कोल्ड सोल्डर मतलब ठंडा सोल्डर, और ठंडा मतलब उसे पर्याप्त हीटिंग नहीं मिल रही है ना, तो अपर्याप्त ताप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप जानते होंगे। अब देखिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया, जो कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान आपको बताना है। ये आपके लिए एक सर्किट दे रखा है, कह रहा है इसमें आप जो है धारा का मान बताइए, धारा का मान कितना होने वाला है ना, इसमें धारा का मान कितना होने वाला है। तो इसको आप राइट आंसर बता ही रहे होंगे। इसमें कितना आंसर आ जाएगा भैया, आपसे धारा का मान पूछ रहा है ना, V बराबर आई आर होता है, क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। V बराबर आई आर, तो 12 बराबर आई का मान आपको क्या करना है, निकालना ही है। और यहाँ पर ये मुझे लग रहा है अच्छे से विजिबल नहीं है ना, एक मिनट, बिल्कुल यहाँ पर अगर ये 8 हुआ, चलिए 8 मानकर इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर आता है या नहीं। तो V बराबर क्या होता है भैया, आई आर होता है, बिल्कुल। अब V का मान 12 है, बराबर I का मतलब I का हमें निकालना ही है, और R कितना है भैया, 8 मान लेते हैं ना, तो ये हमारा I है, ध्यान रखेंगे। ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो इसे काट देगा, तो 8 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 से काटते हैं। देखिए, 2 चौके 8, है ना, 2 छंग 12, और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, है ना, 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल ये इसका राइट आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमें ये वैल्यू है क्लियर विजिबल नहीं है, यहाँ पर ये 8 नहीं होगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है ना। तो चलिए, इसका जो है राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन तो हमें निमी ने बता ही रखा है ना। बाकी मैं इसका जो है राइट सॉल्यूशन आपको करा दूंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, क्योंकि अभी मैं सेट नंबर 2 भी आपको कराने वाला हूँ, है ना, सॉरी सेट नंबर 3 भी आपको कराऊंगा, जिसमें मैं आपका इसका राइट आंसर बता दूंगा। इसका फिलहाल आपका 2 निमी ने मान रखा है ना, निमी ने इसका राइट आंसर क्या मान रखा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इतना आप याद रखेंगे, ओके। बाकी इसे मैं सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इसे सॉल्व कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करिएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए, परावैद्युत शक्ति को बढ़ाने के लिए, जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ना, उसे इंक्रीज करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 33 केबी से 66 केबी तक की भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है। तो भैया, इसका राइट आंसर कौन ही नहीं बता पाएगा, है ना, अतिरिक्त हाई टेंशन वाली केबल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, खतरनाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है एक अच्छे चालक का कौन सा गुण होता है ना, एक अच्छे चालक का गुण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भैया, ऑप्शन तो पहले आपको दिखा दें, है ना। तो देखिए, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं पहले, जिससे कि आप कंफर्म कर पाए। पहला आपका ऑप्शन है कम विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बाद आपका ऑप्शन कौन सा है, उच्च परावैद्युत शक्ति। और सी आपका ऑप्शन है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। और डी आपका ऑप्शन है कम यांत्रिक शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो भी कह रहे हैं ना, ऑप्शन ए हमारा राइट था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट है। कम विशिष्ट प्रतिरोध एक अच्छा चालक का गुण होता है, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आपसे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग करते हैं, है ना, कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो ये कॉपर का करते हैं, आप अच्छे से जानते हो। ऑप्शन नंबर बी 4 देंगे, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है यूजी केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है। तो काफी आसान लेवल का क्वेश्चन है ना, इसे भी आप फोड़ पा रहे होंगे, बिल्कुल।
वेडिंग कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, बेडिंग कहते हैं। ये शादी वाली वेडिंग की बात नहीं हो रही, बेडिंग की बात हो रही है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ज़्यादातर सही आंसर बता रहे होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जिसे कहते हैं, कह रहा है ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो मैंने आपको बताया भैया ईएमएफ ज्ञात कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। क्या बताया था, ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो भैया, इसी तरह से आपको मेहनत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा नियम बताता है कि एक बंद सर्किट में जो लागू वोल्टेज है वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है ना। जो लागू वोल्टेज हमारा है वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो ऐसा कौन सा नियम हमें बताता है, सिर्फ आपको इतना ही बताना है ना, सिर्फ आपको इतना ही बताना है। तो देखिए ओम का नियम तो ये नहीं बताता है ना, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस आपको नहीं बताता, तो बताता कौन है, चलिए देखते हैं भैया। तो देखिए आपके आगे ऑप्शन है किरचॉफ का पहला नियम। क्या कह रहा है, किरचॉफ का पहला नियम, ये भी आपका नहीं बताता है ना, ये भी आपका नहीं बताता है। तो भैया जो आपका किरचॉफ का दूसरा नियम है ना, किरचॉफ का दूसरा जो नियम होता है ना वोल्टेज का ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये एक ऐसा नियम है जो कि बताता है कि वोल्टेज जो है वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 समतुल्य प्रतिरोध RT आपको ज्ञात करना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताना है यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर बता रहे होंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, 10th लेवल का है ना, आपने 10th तो किया ही है, तो आप बता पा रहे होंगे इसका राइट आंसर क्या है। अब देखिए समांतर क्रम की बात कर रहा है, सीरीज और समांतर आप समझिएगा, सीरीज और पैरेलल की बात करेगा तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। श्रेणी में हमारा क्या होता है, आर टोटल बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे समांतर की बात कर रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कि आपसे कह रहा है आर टोटल क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है सर्किट में दिखाए गए जो दिखाए अनुसार खुले R2 प्रतिरोध के लिए अमीटर का पाठ्यांक बताइए कितना होगा। तो अमीटर का आपको पाठ्यांक बताना है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। बाकी मैं इसका आपको चलिए आंसर बता देता हूँ, सॉल्यूशन आपको कमेंट करना है कि किस तरह से होगा, इसका रीजन आपको बताना है ना, रीजन आपको बताना है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए होना ही चाहिए, तो एक ना एक क्वेश्चन मैं आपको दे ही सकता हूँ SW में, है ना। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका लॉजिक आपको बताना है ना, लॉजिक आपको बताना है कि ऐसा क्यों है ना। अनंत प्रतिरोध दर्शाएं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। और इसका लॉजिक आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हाँ मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, है ना, आपको जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधक का नाम क्या है। ये आपने प्रतिरोध देखा होगा, और इसका आपको क्या बताना है भैया, नाम बताना है, जो कि काफी आसान है। मैंने आपको कई बार बताया, ये हमारा वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है। कौन सा होता है, वायर बाउंड रजिस्टर होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि थ्योरी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, वीडियो का लास्ट नहीं है, थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है 38। जैसा कि आप जानते हो 38 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं थ्योरी में, ट्रेड थ्योरी में, है ना। तो कह रहा है किस पदार्थ का ऋणात्मक जो तापमान है गुणांक गुण होता है ना, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है। तो ये आपको बताना है, और ये भी मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, माइका। क्या होता है, माइका, जिसे हम अभ्रक कहते हैं हिंदी में। और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है भैया, कमेंट में जाना है और आपको बताना है भैया फटाफट से कि 38 में से कितने आपके सही थे, है ना। जैसा कि आप जानते हो मैंने अभी तक आपको ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन कराए, जो कि आपका पेपर है ना। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा, अलग से नहीं आएगा, यही से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये बताना है कि आपका स्कोर क्या है ना, झूठ नहीं बताना है, आपको बिल्कुल सच सच बताना है जितने आपके सही थे, है ना। ऐसा नहीं कि 38 में से 38 सही गए। हाँ अगर गए हैं तो आप डेफिनेटली बताएंगे, लेकिन सच बताएंगे, है ना, झूठ कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर झूठ बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 38 में से कितने सही हैं वो तो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। एंड मैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट को यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्कुल 28 मिनट की वीडियो बन चुकी है। क्योंकि देखिए देखना क्यों पड़ता है मुझे बार बार, क्योंकि वीडियो की लेंथ हमारी 1 घंटे से ज़्यादा की नहीं होगी। क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरे फ़ोन में इतना ही जो है स्पेस होता है ना, जो कि 1 घंटे की ही रिकॉर्ड कर पाता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि 39 नंबर है। और यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाती है भैया, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। क्या हो जाती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, WCS। जो भी WCS के दीवाने हैं भैया आ जाइए फटाफट से। अब इन क्वेश्चंस को हम दिखा देते हैं इनकी औकात, है ना। देखिए हमसे क्या कह रहा है भैया, 0.456
दशमलव को आपको करना क्या है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है ना, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। काफी आसान क्वेश्चन है। आपको करना कैसे, देखिए आपसे कह रहा है भैया 0.456, क्या बोला है 0.456, कह रहा है दशमलव भिन्न यानी पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा दीजिए। क्लियर है, 3 0 बढ़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि दशमलव के राइट साइड में आप देखेंगे तो 3 डिजिट है, और 3 डिजिट है मतलब 3 0 नीचे बढ़ जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर भैया इतना ही नहीं, यहाँ पर हमसे बोल रहा है प्रतिशत में बदलिए। भैया प्रतिशत में बदलेंगे तो आपको गुणा 100 करना पड़ेगा। ये बात मानते हो ना, बिल्कुल मानते होंगे। अब आपको करना क्या भैया, 2 0 से 2 0 काट देने हैं, खत्म कर देने, बिल्कुल है ना, अच्छे से। अब यहाँ पर आपका बचा क्या भैया, 4/5/10, यही तो आपका बचा। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, नीचे 1 0 है तो ऊपर कितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगाऊंगा, तो आप कहेंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 45.6। कितना आ जाएगा, 45.6, और परसेंटेज का आपको आंसर क्वेश्चन को लगा देना चिन्ह, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, 45.6 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 45.6, ऑप्शन नंबर ए। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको करना है। हालांकि मैं सॉल्यूशन आपको बताते हुए चलूंगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। एंड ये वाला आपका क्वेश्चन है ना, जो ये वाला आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि इसका आपको राइट आंसर बताना है, तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। इसका आपको क्या बताना है भैया, वर्ग बताना है ना, क्या बताना है, वर्ग बताना है। और वर्ग का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 0.01 हमें दे रखा है। वर्ग का मतलब क्या होता है, संख्याओं को 2 बार गुणा में लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पॉइंट हटाइए। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, लेकिन हो सकता है आपकी समझ में ना आए। अब देखिए यहाँ पर जो 100 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। ऊपर कितना बचा, 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, देखिए 1 के बाद 4 0 आ जाएंगे, है ना, जो कि हमारा 10,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए नीचे कितने जीरो है, 4 0 है, तो ऊपर मैं कितने संख्याओं के बाद पॉइंट लगाऊंगा, तो आप कहेंगे 4 के बाद, है ना। 1 हमारे पास पहले से ही है ना, 1 हमारे पास पहले से ही है। 3 0 यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ। अब देखिए 4 हो गए, तो 4 के बाद यहाँ पर मैं पॉइंट लगा सकता हूँ, यानी 0.0001, है ना, 0.0001, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका नहीं होगा, है ना, ये भी आपका नहीं होगा। 0.0001, एक मिनट, हमारा यही वाला आंसर राइट है ना, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, जो कि आप देख रहे हैं 0.0001। ओके, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, क्योंकि देखिए डायरेक्ट आंसर भी मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपका जो है कंसेप्ट दोबारा रिवाइज हो जाएगा। हालांकि आपको आता होगा तो आप दोबारा रिवाइज कर लेंगे, और जिन्हें नहीं आता होगा वो सीख लेंगे। दिक्कत ही कहाँ है ना, बताइए दिक्कत कहाँ पर आ रही है ना, कहीं नहीं आ रही है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु का जिस प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा इस्तेमाल हो, यानी कि आपसे ये कहना चाहता है कि भैया ऐसी कौन सी धातु है जिसमें हम जो है प्रमुख रूप से लोहे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं। और ये मैंने क्वेश्चन आपको 100 बार से भी ज्यादा बता दिया होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या है, तो भैया देखिए सिंपल, आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सी धातु है जिसमें प्रमुख रूप से लोहा जो है प्रयुक्त होता है, या फिर लोहे का रूप में इसका इस्तेमाल होता है, तो वो लोहे धातु होगा। कौन सा होगा, लोहे धातु होगा। और कहेगा अगर जिसमें लोहा इस्तेमाल नहीं होता है, तो भैया वो अलोहे धातु हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये तो लॉजिकल सवाल है ना, काफी बेसिक, जाहिर सी बात है भैया, जिसमें लोहा इस्तेमाल हो रहा है लोहे धातु होगा, जिसमें लोहा इस्तेमाल नहीं हो रहा है अलोहे धातु होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर लोहे धातु होगा, क्योंकि इसमें लोहा इस्तेमाल हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे थे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफी इजी है। देखिए कह रहा है वस्तु में निहित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, है ना, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, है ना। तो ये आप जानते हो भैया अच्छे से, उसे हम क्या कहते हैं भैया, मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, है ना। ये आपकी क्या है, एक प्रकार से परिभाषा है द्रव्यमान की। द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल खतरनाक, इसी तरह से आपको राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। ये भी आपकी परिभाषा है, और परिभाषा वाला क्वेश्चन पूछ लेता है तो ध्यान रखेंगे, याद कर लेना, है ना। कह रहा है कि भैया कौन से पदार्थ के किसी पदार्थ की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अब यार इतना तो आप जानते हो ना, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है ना, घनत्व का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो यही तो पूछ रहा है, यानी किसी पदार्थ की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी द्रव्यमान प्रति आयतन, तो वो क्या होता है, घनत्व के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो रहा है। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं खतरनाक एकदम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की ऐसा इकाई क्या है।
हीट है ना, हीट की बात कर रहा है भैया। हीट की आपकी ऐसा इकाई क्या है, कई बार आपको बताया है, क्या होती है भैया, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पर आपके क्या होगा भैया, 6 आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए किसके, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस। अब आप मुझे फटाफट से वर्कशॉप ये भी बता दीजिए भैया, वर्कशॉप में से 6 में से कितने सही गए आपके, है ना। चलिए अब इसके बाद हम कर लेते हैं शुरू इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के दीवाने भैया आ जाइए। अब इन क्वेश्चन को हम इनकी औकात दिखा देते हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, काफी आसान क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है सामग्री का पारंपरिक रूप बताइए। यानी कि यहाँ पर आपसे क्या कन्वेंशन साइन बोल रहा है। और कन्वेंशन साइन मैंने आपको बताए हैं, याद कर लेना। जैसे लकड़ी हो गया, है ना, शीशा हो गया, स्टील हो गया एंड पानी हो गया। इस तरह से आपको इन सबके याद रखनी है ना। तो इसे देखते ही आपको बता देना चाहिए क्या किसका है भैया, स्टील का है, इस्पात का है, ये आपको बता देना है। ऑप्शन देख लेते हैं भैया। मैंने आपको बताया वो किसका है, स्टील का है, यानी इस्पात का है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्टील यहाँ पर हमें दिख रहा है। जो भी देखते ही आंसर बताए थे ना, एकदम खतरनाक तैयारी हो रखी है उनकी, वो जो है फोड़ देने वाले हैं ना एकदम एग्जाम को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा भैया इसका नाम बताइए। ये भी आपका क्या कन्वेंशन साइन। और देखिए आपसे कन्वेंशन साइन पूछेगा या फिर जो आपका डायमेंशन लाइन से रिलेटेड या फिर टाइटल ब्लॉक से रिलेटेड, है ना, इनसे ही क्वेश्चन आएगा, जो कि मैंने आपको सारी चीजें सिखा रखी हैं। अब देखिए सामग्री के पारंपरिक रूप, यानी इसका जो है आपसे पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। भैया देख के ही हमें पता लग रहा है क्या है, शीशा है। क्या है, शीशा है, कांच है, गिलास है, जो भी उसे कहिए, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कांच है यहाँ पर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक तरीके से उनकी तैयारी हो रखी है। एंड देखिए फिर क्वेश्चन आगे, यानी आप खुद ही सोचिए, एक ही चैप्टर से उसने क्या किया, 3 क्वेश्चन रख दिए। अब बताइए, इतना आसान तो पेपर आता है। अब इसमें आपसे कह रहा है कि भैया सामग्री के पारंपरिक पहचान, प्रतीक को पहचानिए। यहाँ पर भी आपसे कन्वेंशन साइन पूछ रहा है ना, जो कि आप देख कर ही बता रहे होंगे क्या है, कंक्रीट है। मैंने आपको बताया था इस तरह से जो है ये जो ट्रायंगल्स की तरह हैं आपको दिखे, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और हिंदी में से ठोस कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया A4 जो शीट होती है उसका ट्रिम किया हुआ आकार आपको बताना है। A4 साइज, A4 जो पेपर शीट होती है ना, इसका आकार पूछा है मोटा मोटा आपसे, और कुछ नहीं पूछा है। देखिए इसका आकार मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी हालांकि, लेकिन अगर आपको याद है अच्छी बात है। और मैंने आपको एक बात बोली थी, है ना, मैंने आपको एक बात बोली थी, A0 का याद कर लीजिए और A4 का याद कर लीजिए, बस इतना ही आपको करना है। A4 का क्यों कराया, क्योंकि देखिए A4 का ज़्यादातर पूछता है। और A0 का इसलिए कराया, इन केस आप A4 का भूल गए तो A0 से कैलकुलेट कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो, देखिए सबसे पहले आपको A0 का पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है 841 गुणे 1189। ये किसका होता है, 841 गुणे 1189, ये किसका होता है, आपका A0 का होता है। और इसे मैंने आपको बताया था, ये वाला आपको एज इट इज रख देना है 841, इसको आपको डिवाइड 2 करके यहाँ पर लिख देना है ना, इस तरह से आपको करना है। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, है ना, जो कि अब हम इसमें तो डिस्कस नहीं कर सकते, है ना, थ्योरी वाली क्लास आपको देखनी पड़ेगी। बाकी मैंने आपको बताया था A4 का याद रखिएगा, कितना होता है 210 गुणे 297। कितना होता है 210 गुणे 297। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी फोड़ रहे हैं खतरनाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि आपसे जो आपकी डायमेंशन लाइन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए पूछ लिया, ड्राइंग आयाम कौन सा सही है वो आपको बताना है। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है बस, ये आपकी क्या होती है, ये आपका तीर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, डायमेंशन लाइन कहते हैं। और हमेशा इसके ऊपर आपको लिखना है ना, जो नंबर होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यही आपको सारी चीज़ों में देखना है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ये एरो के नीचे, यानी कि डायमेंशन लाइन के नीचे लिख दिया, वैसे ही कट हो जाएगा, है ना। नीचे चलते हैं, ये वाला आप देखेंगे तो देखिए ये बिल्कुल सही लिखा है इसने, है ना। जो डायमेंशन लाइन है उसके ऊपर लिखा, बहुत बढ़िया। ये भी इसने ऊपर लिखा, बहुत बढ़िया। लेकिन आप देखेंगे ये नीचे लिख दिया, तो इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भैया, इसे देखते हैं। तो इसमें देखेंगे ये आपका ऊपर है, बहुत अच्छा, है ना। ये आपका ऊपर नहीं भैया, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे, ये भी बहुत बढ़िया लिखा है डायमेंशन लाइन के ऊपर। ये भी आपका डायमेंशन लाइन के ऊपर है, और ये भी, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी के तरफ जा रहे थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वहाँ पर मैंने ऑप्शन नंबर डी तो नहीं बोल दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ओके, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए बताता होता हूँ, लिख देता हूँ डी, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात का।
देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम बताइए, और प्रिज्म वाला क्वेश्चन पूछता है। चलिए प्रिज्म तो दिखा दें आपको पहले, तभी तो आप आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए भैया प्रिज्म देख लीजिए कैसा है ना, इसकी शक्ल देख लीजिए। आपसे कह रहा है भैया इसका नाम बताइए, और मैंने जो है प्रिज्म वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना आपकी ट्रिक बताई थी। तो अगर आपने थ्योरी क्लासेस को नहीं देखा है ना, तो उनको ही प्रॉब्लम आती होगी, बाकी सब जो है इन क्वेश्चन को फोड़ रहे होंगे, धुआं धुआं कर रहे होंगे, है ना। देखिए आपको करना क्या है, इसकी भुजाओं की संख्या गिननी है, कितनी है, तो आप कहेंगे कितनी है भैया, 6 है। कितनी है, इन्हें आप गिनेंगे तो कितनी है भैया, 6 है, गिन लीजिए। तो 6 है, 6 को क्या कहते हैं भैया, हेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सा। तो हेक्सागोनल और लगा दीजिए, हेक्सागोनल हो जाएगा, है ना। इस तरह से मैंने आपको जो है काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है थ्योरी क्लास में। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, हेक्सागोनल प्रिज्म। क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल खतरनाक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ से आप देखेंगे आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। 6 में से कितने सही हैं बिल्कुल आपको सच सच बताना है, और आपको लिख करके, है ना, कि मेरे थ्योरी में इतने सही थे, और जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में इतने सही थे, इम्प्लॉयबिलिटी में इतने सही थे, और WCS में इतने सही थे। ऐसे करके आपको कमेंट करना है, क्योंकि यार इतनी सारी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक तो दें, कि मुझे भी पता लगे कि भैया मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। वो सारी चीज़ें आप मुझे बता दिया करें कमेंट में, है ना, बिना बोले ही। तो देखिए अब हमारी यहाँ से जो है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू हो जाती है। जो भी इम्प्लॉयबिलिटी के दीवाने हैं भैया आ जाइए, अब हम जो है इम्प्लॉयबिलिटी को उसकी औकात दिखाने वाले हैं ना। देखिए भैया नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 51 नंबर, जो कि आपसे क्या कह रहा है, जो कि आपसे कह रहा है रिक्त स्थान में सही शब्द आपको भरना है। जो कि मैंने आपको बता रखा है। देखिए इम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी आसान आएगी, ऐसा डरिए मत कि भैया हुआ आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान इम्प्लॉयबिलिटी पूछेगा। तो इसमें आपसे क्या करना है, दे गुड फ्रेंड्स। अब बताइए ये सेंटेंस बच्चा बच्चा बता देगा, है ना, 10th वाला, 8th वाला, इवन 7th क्लास का बच्चा बता देगा, है ना। दे के बाद क्या आएगा भैया, दे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल्स है ना। दे मतलब बहुत सारे की बात होती है, तो वहाँ पर हम इज नहीं लगा सकते, एम नहीं लगा सकते, वॉज नहीं लगाते, वहाँ पर हम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दे आर गुड फ्रेंड्स। क्या आ जाएगा, दे आर गुड फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेन थ्रू द टनल, है ना। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, या फिर इज पासिंग, हैड पास्ड, या फिर वाज पासिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया। तो आप टेंस थोड़े भी जानते हो ना, अगर आपको टेंस की बेसिक नॉलेज भी है तो आप इसका आंसर बता पा रहे होंगे भैया, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो भी फोड़ रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको दिक्कत आती है मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उस लेवल पे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी मैं ये मानकर चल रहा हूँ इम्प्लॉयबिलिटी आपकी अच्छी खासी हो रखी है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारी क्लासेस दे रखी थी, एंड आपने पढ़ाई भी की होगी जेन्युइन तरीके से, है ना। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है उचित इंट्रोगेटिव जो विशेषण होता है उसके साथ आपको क्या करना है, इस रिक्त स्थान को भरना है ना। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, आर यू गोइंग, है ना। आर यू गोइंग यहाँ पर लिखा पड़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, वेयर आर यू गोइंग, है ना। यही तो सेंटेंस होगा। अब ऐसा तो है नहीं हु आर यू गोइंग, है ना, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ इस बात का। तो वेयर आर यू गोइंग मतलब आप कहाँ जा रहे हो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही, है ना, जो कि आप बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है जो कि काफी आसान है। कह रहा है कि ही मेड दिस केक, और ये क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार बताया है, थ्योरी क्लास में भी बताया है, MCQ क्लास में भी बताया है, और अब मैं आपको पेपर वाली क्लास में इस क्वेश्चन को ले आया हूँ, जो कि मैं नहीं लाया हूँ भैया। इम्प्लॉयबिलिटी जो आपकी निमी है ना, वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है। आप बताइए क्या ही कर सकते हैं इतने आसान क्वेश्चन। ही मेड दिस केक, अब भैया सॉरी आई मेड दिस केक, है ना, आई की बात हो रही है, मतलब मैं, है ना, मैंने क्या बनाया, केक बनाया। अब यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो भी माई सेल्फ कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। हिम सेल्फ नहीं आएगा, है ना। और कभी कभी क्या होता है यहाँ पर शी मेड दिस केक पूछता है, ध्यान रखेंगे, आई की जगह पर क्या कर देगा, शी कर देगा। तो शी की जगह पर क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा, क्योंकि लड़की है और लड़की के लिए हर लगता है, और लड़के के लिए ही लगता है, ही के लिए क्या आएगा, हर आएगा, जो कि काफी बेसिक क्लास में मैंने आपको बता रखा है ना। तो ये सारी चीजें आप जानते होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया, जो कि आपसे कह रहा है, देखिए यहाँ पर अच्छी बात यह है, आपसे पूछ ही लिया, क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया। देखिए मेरी जो है मन की बात इसने छीन ली, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पूछा था आई मेड दिस केक, और यहाँ पर बोल रहा है शी मेड दिस केक, है ना, जो कि मेरा क्वेश्चन मैं सोच रहा था ये वाला पूछेगा। तो यहाँ पर जो है एक ही सेट में, है ना, देखिए एक ही सेट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए। अगर आपका बेसिक क्लियर होता तो आपके 4 नंबर तो यूं ही पक्के थे। अब बताइए आप ही, है ना, क्या ही कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको बताया शी है ना, शी किसे लगाते हैं, लड़की के लिए लगाते हैं। और शी का जो प्रोनाउन होता है क्या होता है, हर सेल्फ होता है ना, हिमसेल्फ मत कर दीजिएगा, हिमसेल्फ ही का होता है जो कि लड़के के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर सेल्फ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मुझे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिक्त स्थान के जो है परिवर्तित जो आपका प्रोनाउन होता है, हिंदी अगर आपको समझ में ना आए तो आप इंग्लिश पढ़ लिया करें। प्रॉपर रिफ्लेक्स जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है उसकी बात कर रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, सी हैज हर्ट है ना, सी हैज हर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, हर सेल्फ है ना, क्या आ जाएगा, हर सेल्फ। अब क्यों आएगा भैया, ही यहाँ पर शी है, और शी किसके लिए लगता है, लड़की के लिए, और लड़की जो जो इसका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हर सेल्फ हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं ना, खतरनाक एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए जो उपयुक्त विशेषण है उसके रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके इतने ज़्यादा सेंटेंस पूछेगा, जैसे कि अभी तक आपने देखा सेंटेंस पे सेंटेंस पूछ रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी किसी सेट में हाँ हो सकता है कि सेंटेंस ज़्यादा पूछ ले, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है ना, सेंटेंस बहुत कम ही आते हैं। तो देखिए द लिटिल गर्ल्स है ना, कह रहा है आई रिवील्ड हिज सॉरी हर है यहाँ पर, हर मिसचिफ है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल यहाँ पर देखिए अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की, ये भी नहीं होगा, वीक भी नहीं होगा, और ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो राइट कौन सा होगा भैया, राइट आपको आंसर बताते हैं। तो देखिए इसमें आएगा क्या भैया, ट्विंकलिंग आएगा, क्या आएगा, ट्विंकलिंग, ऑप्शन नंबर डी है ना, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उपयुक्त स्थान में पूर्व सर्ग, यानी कि पूर्व सर्ग को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन आपको भरना है ना। ये भी आपका क्या है, सेंटेंस टाइप क्वेश्चन है ना, सेंटेंस टाइप है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बता पा रहे होंगे। माई हाउस इज थर्ड फ्लोर है ना, माई हाउस इज थर्ड फ्लोर। अब इस पे आपको कौन सी जो है प्रीपोजिशन लगानी है, प्रीपोजिशंस आप लगाना जानते होंगे है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। और ऑन आएगा क्यों, क्योंकि भैया आपका जो घर है, यानी मेरा जो घर है वो कहाँ पर है, थर्ड फ्लोर पर है ना, वो ऊपर की बात कर रहे हैं, तो ऑन आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मैं जो है यहाँ पर ज़्यादा टाइम क्वेश्चन पे नहीं लगाऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए सेंटेंस इसमें कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया है ना, इज द स्पीकर एट द फंक्शन, और ये भी मैंने आपको बता रखा है ये क्वेश्चन है ना। इसमें क्या आएगा भैया, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ से जो है थोड़ा सा कम किया है ना सेंटेंस पूछना। तो यहाँ से आपसे कह रहे हैं निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। निम्न स्तर की भाषा को हम क्या कहते हैं, निम्न स्तर, लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण को संदर्भित करता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, प्रोनाउंसिएशन, तो उसे कौन संदर्भित करता है, कौन रेफर्स करता है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है ध्वनि का उत्पादन, आप किस तरह से बोल रहे हो किसी वर्ड को है ना, किसी वर्ड को किस तरह से बोल रहे हो, ध्वनि का उत्पादन होता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है ना। यही आपका क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 62 नंबर, जो कि आपसे क्या कह रहा है, जो कि आपसे कह रहा है जो शब्द हमारे लिए दे रखे हैं है ना, इसका सेट आपको करना क्या है, व्यवस्थित करना है सही से। देखिए टीचर दे रखा है, स्कूल दे रखा है, वर्ड शी और एज यहाँ पर हमें दे रखा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसे इधर उधर करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है जिसका मतलब निकले है ना, जिसका मतलब निकले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए स्कूल वर्क बिल्कुल गलत हो गया है ना, स्कूल तो आपका ऑब्जेक्ट है तो बाद में जाएगा है ना। और सी टीचर वर्क एज अ स्कूल, नहीं ये भी आपका राइट नहीं है, वर्क पहले आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी वर्क एज अ स्कूल टीचर, शी वर्क एज अ स्कूल टीचर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आवाज़ की पिच को उठाना और गिराना क्या कहलाता है ना। आवाज़ की पिच को आप उठा रहे हो, गिरा रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जो है आप वॉइस को कभी कभी इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम जो है क्या कहते हैं, आवाज़ का उतार चढ़ाव कहते हैं। क्या कहते हैं, आवाज़ का उतार चढ़ाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है ना,
तो उसे हम क्या कहते हैं? अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक, है ना, जिसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शन, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या फिर पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का जो अभिवादन करते हो तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? अब मान लीजिए आप किसी टीचर से मिल रहे हो, है ना, या फिर किसी इंस्ट्रक्टर से मिल रहे हो, या फिर कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी है उससे मिल रहे हो, या फिर अपने बड़े से ही मिल रहे हो, है ना, तो आपको किसका इस्तेमाल करना है? आप हाय, हेलो, है ना, इस तरह से आप नहीं बोल सकते। आपको जो है अभिवादन करना है, यानी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी चल रहा है उस टाइम पर वो आपको करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ए, हेलो, हाय, इस तरह से आपको नहीं बोलना है क्योंकि वो आपसे बड़े हैं और आपको करना क्या है? अभिवादन करना है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जरूरी नहीं कोई गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे, जो टाइम चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये बोलना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है जो आंसर शब्द हमारे पास है इसमें मूक शब्द बताना है। देखिए आंसर, ANSWER, ये हमारा क्या होता है? आंसर होता है ना। अब कभी आपने सोचा होगा कि आंसर में W को हम क्यों नहीं बोलते हैं, है ना। आंसर तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ANSER, है ना, ये भी क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर W का कोई रोल नहीं है तो हमने लगाया क्यों, है ना, तो हमने लगाया क्यों? बिल्कुल लगाया, लेकिन इसका जो है ये हमें क्या होता है? ये साइलेंट वर्ड होता है। क्या अब इसे आप आंसवर तो कभी नहीं पढ़ते, है ना। आंसवर किसी को आपने देखा है आंसवर कहते हुए? बिल्कुल नहीं देखा होगा। तो ये आंसवर में जो है क्या है? W साइलेंट है, इसलिए हम इसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं आंसर। क्या बोलते हैं? आंसर बोलते हैं। तो W इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आंसर है ना उसमें W हमारा मूक शब्द है, यानी साइलेंट वर्ड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को भी यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चर्चा के शिष्टाचारों में जो कौन सा डू का हिस्सा है ना। देखिए मैंने आपको बताया था चर्चा में डू पूछ सकता है, या फिर आपसे इंटरव्यू के दौरान में डू पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब शिष्टाचार की बात आए, है ना, चर्चा के शिष्टाचार की बात आए तो वहां पर दूसरों की सुने, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर इंटरव्यू वाला आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए चर्चा के शिष्टाचार में ही डोंट का भी पूछ लेता है। क्या बोलता है? डू और डोंट, ये दोनों पूछता है। और देखिए एक ही सेट में दोनों पूछ लिए तो क्या ही बात है ना, सोने पर सुहाग वाली बात होगी। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अनावश्यक बहस करें, है ना। अनावश्यक बहस करना डोंट का मतलब होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो कि आपसे कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो याद रखेंगे। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, मैंने आपको बता रखा है ना, सीपीयू। और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे क्योंकि पूछ लेता है। तो क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है ना, वो आपको बताना है कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो व्हाट इज अ वीडियो, देखिए सबसे आसान तरीका ये है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब आपसे पूछेगा कि पहचानिए कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य है, तो आपको करना क्या है? ये वाला साइन पहचानना है ना, ये वाला आपको साइन पहचानना है। जहां पर लगाए ना तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में हमें यहाँ पर मिल गया, लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला साइन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल हाउ इट इज, है ना। इसमें क्या होता है? अभी एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना, बिल्कुल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप जानते ही होंगे ये सारे सेंटेंसेस को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 71 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है सक्रिय आवाज को पहचाने, एक्टिव और पैसिव। ध्यान रखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है आपसे एक्टिव वॉइस से पूछ ले, या फिर हो सकता है आपसे पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन दे दे आपके एग्जाम में। तो आप कैसे पहचानेंगे? सिंपल सा तरीका है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को आप याद रखेंगे। पैसिव में बाय का इस्तेमाल होता है ना, सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस का है तो उसमें बी वाई बाय का इस्तेमाल होगा, एक्टिव में बाय का इस्तेमाल नहीं होगा। बस इतना ही आप याद रखिए, क्योंकि आपको सेंटेंस बने बनाए मिलेंगे, आपको क्या करना है? पहचानना है। और पहचानेंगे कैसे? बस इतनी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। पैसिव वॉइस में क्या बाय का इस्तेमाल होता है, बी वाई बाय, है ना, और एक्टिव वॉइस में बाय का इस्तेमाल नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है भैया? यहाँ से हमसे कह रहा है सक्रिय आवाज, यानी अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो इंग्लिश में चले जाइए। एक्टिव वॉइस पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमें बताना है।
यानी कि एक्टिव वॉइस में मैंने आपको बताया बाय नहीं होता है। क्या बाय आपका नहीं होता है, यानी बाय वाले कौन से होंगे, पैसिव वाले होंगे। अगर मैं पैसिव वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दूं तो क्या मैं राइट आंसर तक पहुंच सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल पहुंच सकते हो भाई। तो देखिए यहाँ पर जो बाय वाला ये आपका ऑप्शन है ना, बाय वाला है, ये आपका कट हो जाएगा। यहाँ पर ये भी आपका बाय वाला है, ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो मैं पहुंच गया राइट आंसर तक। तो इस तरह से आपको करना है जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे और आप राइट आंसर तक पहुंच जाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं क्लियर आंसर। अब देखिए ये मैंने आपको ट्रिक जो है थ्योरी क्लास में भी अच्छे से पढ़ाई थी, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निष्क्रिय आवाज। देखिए यहाँ पर क्या करा, पैसिव वॉइस वाला पूछ लिया। और अच्छी बात ये है दोनों क्वेश्चन एक ही सेट में पूछ लिए, जो कि मैंने आपको ट्रिक बताई है एक्टिव और पैसिव वाली। अगर दोनों आ जाते हैं क्वेश्चन तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी, है ना। यहाँ पर आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। तो बात करें इसका राइट आंसर की, तो देखिए बाय वाला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस की बात कर रहा है ना, इसमें बाय नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक्टिव का है। इसमें भी बाय नहीं है, ये भी कट जाएगा। ये भी बाय वाला नहीं है, ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें बाय मिल गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं खतरनाक एकदम, है ना। इसी तरह से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 73 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है कौन सा एक संयोजन नहीं है ना। कंजक्शन कौन सा नहीं है वो आपको पहचानना है। और ये बात आप अच्छे से जानते हो भैया, कंजंक्शन कौन सा नहीं है ना। कंजंक्शन कौन सा नहीं है तो आप ऑप्शन को देखकर बता ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर बात करें कंजंक्शन कौन सा नहीं, देखिए एंड आपका कंजंक्शन होता है, और आपका कंजंक्शन होता है, और बट भी आपका क्या होता है, कंजंक्शन होता है। लेकिन ऑन आपका कंजंक्शन नहीं होता है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था कौन सा संयोजन नहीं है, यानी कंजंक्शन नहीं है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है ना। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपका क्या है, आत्मविश्वास पैदा करना, ये तो भूमिका निभाने का आपका मतलब हुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए तो होना चाहिए, है ना। और ये क्या है, सुनने का कौशल विकसित करना, ये भी भूमिका निभाने का ही एक लाभ है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शंस में। देखिए नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ना, नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो कि आपसे कह रहा है रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करना, ये भी आपका क्या है, एक भूमिका निभाने का क्या है, लाभ है। लेकिन बोरियत पैदा करना ये आपका लाभ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं खतरनाक एकदम, है ना। इसी तरह से आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस पेपर का, है ना, इस सेट का, जो कि हमसे कह रहा है कौन सा एक स्वर नहीं है। अब भाई इतने आंसर इतने इजी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या ही होगा, है ना। अब वॉवेल्स आपको नहीं, अगर आप वॉवेल नहीं जानते हो ना तो आपने क्या ही पढ़ा, है ना। आप 10th करके आए हो और आपको ये नहीं पता है कि आपका वॉवेल कौन कौन से होते हैं, तो गलत बात है। ध्यान रखेंगे ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसमें से जो नहीं है वो आपका राइट आंसर होगा। ए आपका वॉवेल होता है, बिल्कुल होता है। ई आपका वॉवेल होता है, बिल्कुल होता है। आई भी आपका वॉवेल होता है, लेकिन एफ आपका वॉवेल होता है, आप कहेंगे नहीं होता है। तो होता क्या है, तो ये आपका जो आपका कॉन्सोनेंट होता है, क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो याद रखेंगे, ओके। तो इस तरह से आपने देखा, अगर आप अगर आप अभी तक वीडियो में हैं, है ना, तो सबसे पहले आप अपना स्कोर मुझे कमेंट करिए। 75 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे, एंड देखें तो आपका कितना स्कोर बन रहा है ना, वो सारी चीज़ें हम देख पाएंगे। तो अपना जो है किस तरह से आपको कमेंट करना है, ट्रेड थ्योरी में आपके कितने सही थे, है ना, WCS में आपके कितने सही थे, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके कितने सही थे, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके कितने सही थे। इस तरह से आपको मेंशन करके मुझे बताना है, जिससे कि मैं देख पाऊँ हाँ आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता पाऊँगा जब आप कमेंट करेंगे तब। क्लियर है। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी ये वीडियो जो है 1 घंटे की लगभग बन चुकी है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, देखिए वीडियो अच्छी लगा करे ना, तो सबसे पहले भैया वीडियो को लाइक कर दिया करें, है ना। बिना कहे वीडियो को लाइक कर दिया करें शुरुआत में ही, क्योंकि आप बाद में जो है भूल जाते हो। तो वीडियो को लाइक करने के लिए हम क्यों कहते हैं, देखिए हमें कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता है लाइक करने का, कहीं आप सोचते हो। लाइक करने से क्या होता है, ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक जाती है, जिससे कि उनका भी फायदा हो सकेगा। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को इस वीडियो को ज़रूरत है और उसके पास जा ही नहीं रही, किस वजह से, आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। तो वीडियो को लाइक करेंगे तो होगा क्या, ये वीडियो और भी आगे जाएगी, है ना, और भी स्टूडेंट्स तक जाएगी, वो भी इसे देखेंगे, वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठाएंगे और अपना एग्जाम बेहतर कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको बोलते हैं वीडियो को लाइक करें, है ना। बाकी आप समझदार हैं ही, लाइक का कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता है ना। और हम कमेंट करने के लिए को कहते हैं भैया आपका स्कोर हम जान पाए, है ना, फिर हम एनालाइज कर पाएँ कि हाँ हमें किस लेवल पे जाकर पढ़ाना चाहिए, है ना। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो उसी लेवल से पढ़ाएंगे। अगर बिल्कुल जो है आप
मतलब वीक हैं पढ़ने में या फिर आपके जो अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, तो उस लेवल पर जाकर हम पढ़ाएंगे। तो इसीलिए आपको बोलते हैं कमेंट भी ज़रूर किया करें, और शेयर करने के लिए इसलिए कहते हैं जिससे कि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके, है ना। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और सब्सक्राइब इसलिए कहते हैं भैया, देखिए सारा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्यों हम कहते हैं सब्सक्राइब इसलिए कहते हैं भैया, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की, है ना। अब जैसे आपने आज की क्लास तो देख ली, है ना। अब मैं कल अगर कोई इंपॉर्टेंट क्लास ला रहा हूँ और आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं रखा है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, और नोटिफिकेशन नहीं जाएगी तो आप उस क्लास को देख नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं भैया सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, और अब आप जो है उस वीडियो को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, एट दी एंड में आपको यही बोलूँगा कि कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। बस इतना ही आपको कहना चाहेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो आप मुझे अपना फीडबैक भी बताइए, मेरे एक्सप्लेन करने का आपको तरीका कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो है बिल्कुल गला सूख चुका है, अब मैं पानी पीऊँगा, वीडियो एंड हो ही चुकी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, ध्यान रखिएगा मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो पूछिए, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी प्रॉपर तरीके से, है ना। तो आपको सभी क्लासेस देखना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, एंड अच्छे से अच्छे स्कोर करना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, और हाँ, आपके रिजल्ट जब भी आ जाए ना तो कमेंट ज़रूर करिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।